नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा की। हम सब जानते हैं कि महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में कुछ लोगों ने नारेबाजी कर दी, चोर चोर करके चिल्लाया। तृणमूल महुआ मोइत्रा को चोर नहीं कहा, तृणमूल कांग्रेस चोर है, जय श्री राम के नारे लगाए। इस बात को लेकर महुआ मोइत्रा ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये कानूनी कार्रवाई महुआ मोइत्रा किस बात के लिए कर रही हैं, ये भी जानना अति आवश्यक है। उनका कहना यह है, उन्होंने डीजीसीए को लिखा है, जो कि एविएशन को कंट्रोल करती है, उन्होंने डीजीसीए को लिखा है कि नो फ्लाइट लिस्ट में इनको डाला जाए। नो फ्लाइट लिस्ट का मतलब होता है कि ये लोग भविष्य में हवाई यात्रा ना कर पाएं, जो लोग ये कर रहे थे। उनका कहना यह है कि इन लोगों ने जानबूझकर, पहले 4-5 लोग आए, वो मैं पहली रो में बैठी थी वीआईपी सीट पर 1F पर, और इन लोगों ने घूर कर मुझे देखा। घूर कर देखने के बाद ये पीछे चले गए, पीछे ये लोग बैठ गए, और जब फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई तो फ्लाइट का दरवाज़ा जैसे ही खुला और लोग खड़े हुए, मैंने अपना सामान उतारना शुरू किया। इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, उसके बाद इन्होंने तृणमूल कांग्रेस चोर है ऐसे नारे लगाने शुरू कर दिए। ये जानबूझकर मुझे मानसिक आघात देने की प्रक्रिया है, ये जानबूझकर मुझे मानहानि करने की का इंटेंशन था, और जानबूझकर ये सब मेरे साथ किया जा रहा है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, इन लोगों के खिलाफ डीजीसीए कार्रवाई करे। अब ये उनका इल्जाम है, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। आखिर डीजीसीए के रूल्स क्या कहते हैं, आखिर नो फ्लाइट जोन, नो फ्लाइट लिस्ट का नियम क्या कहता है, और कानूनन महुआ मोइत्रा क्या कर सकती हैं, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह के पॉलिटिशियंस पर की गई अभद्र टिप्पणियों के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कहा है, ये सारे हमारे एनालिसिस के पॉइंट बनते हैं। क्योंकि जो लोग भी प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, क्योंकि नियम तो सब जगह एक से हैं, अगर ये बात हवाई जहाज में लागू हो सकती है तो ये बात क्यों नहीं ट्रेन में लागू हो सकती, ये बात अगर प्लेन में लागू हो सकती है तो क्यों नहीं ये बस में लागू हो सकती है, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी और जनसभाओं में लागू हो सकती है। ये तो बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि क्रिटिसाइजेशन या डिफेमेशन किस स्तर की जा सकती है, और जो लोग भी इस तरह करते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां क्या हो सकती हैं। इस विषय को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर अभी तक की जो रूलिंग है उनकी हम बात करेंगे। सांसद ने अपनी बात कह दी। नो फ्लाइट लिस्ट के कड़े नियम हैं, 3 श्रेणियों में डीजीसीए ने अपने नियम बना रखे हैं कि फ्लाइट में क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी करता है, किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, शराब पीकर वहां बैठता है या शराब पीकर अभद्रता देता है, तो ऐसे सभी सर्कमस्टांसेस में नो फ्लाइट में उसको डाला जा सकता है। 3 महीने की सजा दी जा सकती है और 3 महीने के लिए बैन लगाया जा सकता है। शारीरिक रूप से अगर कोई किसी को, दूसरी श्रेणी में उन्होंने कहा, शारीरिक रूप से अगर किसी के ऊपर हमला करता है, इन दैट सिचुएशन 6 महीने तक के लिए हम उसको बैन कर सकते हैं। और लेवल 3 में उन्होंने कहा, कोई जानलेवा हमला अगर करता है तो हम 2 साल से लेकर आजीवन प्रतिबंध तक की बात कर सकते हैं। यानी कि सजा के तौर पर 3 महीने के लिए बैन, 6 महीने के लिए बैन और 2 साल से लेकर आजीवन बैन भी लगाया जा सकता है। ये डीजीसी के नियम में है। इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा, अगर कोई शिकायत पायलट को देता है कि इसमें शिकायत पायलट के पास करनी होती है। अगर कोई पायलट को शिकायत देता है तो पायलट को शिकायत देने पर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक पैनल बनाया जाता है। उस पैनल में नागरिक उड्डयन में, यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक के पास उसको भेजा जाएगा। वो एक पैनल बनाएंगे, पैनल के बाद उसके एविडेंसेस लिए जाएंगे। उन एविडेंसेस के बाद वो निर्णय करेंगे कि वाकई में ये किस लेवल का हुआ है। और दूसरी बात ये है कि राजनीतिक नारेबाजी या राजनीतिक नारेबाजी का क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a, जिसमें फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको इंटरप्रिटेशन करते समय कहा कि अगर पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, कोई डिफेमेशन नहीं हो रही है या डिफेमेशन की सीमाओं पर नहीं आता है, यानी कि इंडियन पिनल कोड या बीएनएस की धाराओं के तहत वो नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं है। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) का जो एक्सेप्शन है वो आर्टिकल 19(2) है, तो आर्टिकल 19(2) के रिस्ट्रिक्शन के
को क्रॉस कर जाता है क्या? अगर कर जाता है तो कार्रवाई हो सकती है, नहीं कर जाता तो नहीं हो सकती। इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह केस में केवल नारेबाजी करना राजद्रोह नहीं हो सकता, जबकि जब तक कि हिंसा ना हुई हो। सुब्रमण्यम स्वामी के केस में भी ये जो बलवंत सिंह वाला मामला है, ये खालिस्तानी मामला है, खालिस्तान जिंदाबाद और ये वो नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा जब तक हिंसा नहीं हुई तब तक हम क्या करें, तब तक ये राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता। जो वो नारेबाजी कर रहे हैं उसको लेकर इंडियन पिनल कोड में कार्रवाइयां हैं, आप कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी केस में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मानहानि कानून को बरकरार रखा गया, लेकिन कहा गया कि आलोचना लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। अगर पॉलिटिशियंस की आलोचना नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टियों की आलोचना नहीं होगी, तो फिर लोकतंत्र कैसा है? लोकतंत्र में आलोचना तो की जाएगी। राजनीतिक चोर से संबोधित करना, जैसा कि उन लोगों ने किया है कि टीएमसी चोर है, चोर से संबोधन राहुल गांधी बनाम पूर्णेश मोदी के मामले में, और अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। आपको याद है 2 साल की मानहानि की सजा दे दी थी, जिसमें मोदी चोर है ऐसा नारा लगा दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ठीक है, ये बड़े पॉलिटिशियंस को प्रधानमंत्री की गरिमा या माननीय लोगों की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए और उनके लिए कुछ दूसरे तरह के प्रावधान या दूसरे तरह से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि भाई 2 साल की पूर्ण सजा देना ठीक नहीं है, इसलिए इनकी सजा को भी फिलहाल हम रोक देते हैं और इसको फिर से विश्लेषण किया जाए। अब बात आती है हैरेसमेंट की। सब जो मेन क्वेश्चन है वो हैरेसमेंट का है, बीएनएस की सेक्शन 196 का है या फिर बीएनएस के 356 का है, और आईपीसी में इस तरह के प्रावधान पहले से दे रखे हैं। उन्होंने कहा एक नागरिक का गुस्सा बनाम नियोजित उत्पीड़न, कह रहे गुस्सा किसी का निकलता है और नियोजित उत्पीड़न करता है, इन दोनों में फर्क है। अगर कोई गुस्सा अपना निकालता है आपके काम के प्रति, आपकी जो वो है एक्टिविटी है उसके प्रति, तो ये कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि उसने वोट दिया है, सरकार बनाई है, इसलिए अगर वो इस तरह के बातों का इस्तेमाल करता भी है तो कोई बुरी बात नहीं। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा कि पॉलिटिशियन को अपनी चमड़ी मोटी रखनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को चमड़ी मोटी इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिशियंस समाज में रहते हैं, वो तमाम तरह के प्रॉमिस करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह का विषय सामने लेकर आते हैं, इसलिए पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्रिटिसाइजेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अब उनको कभी चोर कहेगा, कभी उनके लिए उनके कामों को सवाल खड़े करेगा, कभी नजरअंदाज किया जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सवाल इसमें नया पैदा होता है। क्या आपको भी लगता है, मैं जो सवाल कर रहा हूं वो आपको भी लगता है कि विमान के भीतर नारेबाजी करने वालों पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या फिर कमेटी राय या फिर कमेटी के लिए कुछ चीजें सामने आनी चाहिए? डीजीसीए जो प्रतिबंध लगाता है, उस प्रतिबंध में क्या किसी पॉलिटिशियन को फ्लाइट के अंदर क्रिटिसाइज करना अपराध है? क्या फ्लाइट के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो चुनाव हार गई, जिससे लोग बड़े पीड़ित थे, जिससे उत्पीड़न बहुत था, लोग आवाज नहीं निकाल पा रहे थे, बंगाल के अंदर उनके साथ मारपीट हो जाती थी, उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता था, ऐसे लोग अगर सरकार बदलने की सिचुएशन में महुआ मोइत्रा जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनको उनके पीछे उनको संबोधित नहीं कर रहे, उनके सामने नहीं कर रहे, उनको छू नहीं रहे, उनको वो फेस नहीं कर रहे, पीछे से कुछ नारेबाजी लगा रहे हैं, क्या वो नारेबाजी के लिए इतनी भी अधिकारी नहीं है कि उनको नारे लगाए जाएं? कि जब तृणमूल कांग्रेस ने इतना अपराध और मतलब भूचाल मचाकर रखा हो बंगाल में, जहां अब रोहिंग्या बांग्लादेशी लगातार बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जा रहे हों, सामान घर में पैक करके आधे पौने दामों में अपने मकान बेच रहे हों, झोपड़ियां बेच रहे हों, और वो सामान आप सोचो कि कुछ लोग तो ऐसे ही छोड़कर जा रहे हों, भाग रहे हों, ऐसा ना हो कि डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाए, ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार उनको पकड़ ले और उनका इन्वेस्टिगेशन हो, इसलिए वो अपने आप को खुद ही कह रहे हैं साहब मैं बांग्लादेशियों में जा रहा हूं। ये इतना बड़ा देश के साथ धोखा करने वाले लोग, हिंसा के आधार पर जंगल राज बनाकर बंगाल चलाने वाले लोग अगर चुनाव हारते हैं तो क्या वहां की जनता को जब भयमुक्त वातावरण मिलता है या उनको आश्वासन मिलता है कि नहीं वो अब सरवाइव कर सकते हैं, उनकी जान माल को खतरा नहीं है, तो क्या वो अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकते? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि पॉलिटिशियंस पर गुस्सा निकालना उत्पीड़न नहीं है। उत्पीड़न का मतलब, नियोजित उत्पीड़न का मतलब कुछ दूसरा होता है, कोई नारेबाजी, कोई स्टेटमेंट, कोई इस तरह की गतिविधि, कोई इशारेबाजी, ये ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जाए कि नहीं साहब ये तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है या ये अपराध की कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा।
मैं आपसे पूछता हूं कि महुआ मोइत्रा के साथ और कैसा व्यवहार होना चाहिए जिसने अपनी सिक्योरिटी, मतलब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बेच दी हो, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का मतलब अपना पासवर्ड किसी बिजनेसमैन को दे दिया हो, जिसने कुत्ते के विवाद में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया हो, जो लिविंग के मामले में भी कई एक चीजें सामने उनकी आई हैं, जिस वकील से उनका डिस्प्यूट हुआ था लिविंग में वो थे, एक ऐसी चरित्रवान लेडी के विषय में आपको क्या लगता है? क्या मुंह पर लोगों को नहीं कहना चाहिए? क्या उनको उनकी उनकी जो गतिविधि है, उनके जो कार्यकलाप हैं, वो याद नहीं दिलाने चाहिए? क्या उनको नहीं बताना चाहिए कि तुम क्या क्या कर आए हो और क्या तुमने करना चाहिए, या तुम्हारा अपराध क्या है? मैं समझता हूं आप जरूर कमेंट लिखकर बताएंगे तो हम उसको और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अपराध के मामले में हमने कानूनी इंटरप्रिटेशन किया है, जब ये कानून के दायरे में जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, या महुआ मोइत्रा आगे आगे करेंगे, तो मुझे क्या लगता है कि इन विषयों पर का हो, आपको भी क्या लगता है वो आप जरूर